नमस्ते। कभी सोचा है हमारे शहर जैसे आज दिखते हैं क्या हमेशा से ऐसे ही थे? आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे अंग्रेजों के आने से भारत के शहरों का पूरा नक्शा ही बदल गया। ये सिर्फ कुछ नई इमारतें बनाने की कहानी नहीं है। नहीं, ये कहानी है कई पुराने शहरों के मिट जाने की और सत्ता के बिल्कुल नए गढ़ बनने की। क्या शहर भी मर सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन आज हम इसी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे कुछ शहर तो बस इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए और कुछ दूसरे उन्होंने रातों रात एक बिल्कुल नई पहचान बना ली। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफर को। पहले हम जानेंगे कि वो पुराने शहर कैसे वीरान हो गए, फिर देखेंगे कि सत्ता के नए सेंटर कैसे बने, अंग्रेजों ने ये व्हाइट और ब्लैक टाउन क्यों और कैसे बनाए, और हाँ, अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। फिर बात करेंगे शहरों में जो एक नई सोशल लाइफ शुरू हुई उसकी, और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि उस दौर की छाप आज भी हमारे शहरों पर कितनी गहरी है। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उन पुराने शहरों से जो समय के साथ अपनी पूरी चमक खो बैठे। आखिर ऐसा हुआ कैसे? चलिए देखते हैं। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए एक टर्म है डीअर्बनाइजेशन, हिंदी में कहें तो विशहरीकरण। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब किसी शहर से उसका व्यापार, उसकी सत्ता छीन ली जाती है तो वो धीरे धीरे वीरान होने लगता है। और ये कोई हादसा नहीं था, नहीं, ये अंग्रेजों की एक सोची समझी पॉलिसी का नतीजा था। जैसे दिल्ली और आगरा को ही ले लीजिए। एक जमाने में मुगलों की शान हुआ करते थे, उनकी रौनक ही खत्म हो गई। सूरत और मछलीपट्टनम जैसे जो बड़े ट्रेडिंग हब थे वो एकदम वीरान हो गए। क्यों? क्योंकि सारा का सारा व्यापार शिफ्ट हो गया था बम्बई और कलकत्ता जैसे नए बंदरगाहों पर। अब यकीन नहीं करेंगे, 1911 आते आते ऐतिहासिक दिल्ली एक छोटा सा धूल भरा कस्बा बनकर रह गई थी। ये आंकड़ा देखिए, ये इस बदलाव की कहानी को और भी साफ कर देता है। 20वीं सदी की शुरुआत में भारत की सिर्फ 11% आबादी शहरों में रहती थी। मतलब साफ है, पुराने शहर तो खत्म हो रहे थे, लेकिन नए शहर अभी उस रफ्तार से बसे नहीं थे। तो सवाल ये उठता है कि जब पुराने शहर मिट रहे थे तो उनकी जगह कौन ले रहा था? चलिए अब देखते हैं कि कैसे सत्ता के नए केंद्र बने, मतलब अंग्रेजों के बसाए हुए वो पोर्ट सिटीज। ये जो नए शहर थे ना, ये असल में ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडिंग पोस्ट्स थे। 1639 में उन्होंने मद्रास बसाया, फिर 1690 में कलकत्ता, और 19वीं सदी आते आते तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास ये तीनों भारत में ब्रिटिश हुकूमत के सबसे बड़े गढ़ बन गए। और एक इंटरेस्टिंग बात, 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से वापस दिल्ली शिफ्ट हुई तो उस पुराने शहर की किस्मत ने एक बार फिर पलटी मारी। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जिसने इन शहरों को अंदर से ही दो हिस्सों में बांट दिया, व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन। और ये सिर्फ एक बंटवारा नहीं था, ये तो पूरी दुनिया को ही दो अलग अलग नजर से देखने का तरीका था। यहाँ पर देखिए ये फर्क कितना साफ है। एक तरफ था अंग्रेजों के लिए व्हाइट टाउन, खुला खुला, साफ सुथरा, बड़े बड़े बंगलों वाला, और दूसरी तरफ भारतीयों के लिए ब्लैक टाउन, भीड़ भाड़, गंदगी और जिसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था। ये सिर्फ दो इलाके नहीं थे, ये नस्ल के आधार पर भेदभाव को शहर की बुनियाद में ही डाल देने जैसा था। एक बात तो पक्की है, अंग्रेजों ने सिर्फ बंदूक के दम पर राज नहीं किया, उनके असली हथियार कुछ और थे, उनकी इमारतें और उनके रिकॉर्ड्स। चलिए समझते हैं कैसे। देखिए, अंग्रेज हर काम बड़े सिस्टम से करते थे। पहला स्टेप जमीन का सर्वे करना, स्टेप 2 उसके डिटेल्ड नक्शे बनाना, फिर हर तरह का स्टैटिस्टिकल डेटा इकट्ठा करना, और चौथा स्टेप रेगुलर जनगणना करवाना। इस सारी इन्फॉर्मेशन से वो न सिर्फ इलाके को समझते थे बल्कि लोगों पर अपना कंट्रोल और भी मजबूत करते थे। और इसी सिलसिले में साल 1872 बहुत खास है। ये पहली बार था जब पूरे भारत की जनगणना करने की कोशिश की गई। जरा सोचिए, कंट्रोल करने के लिए डेटा इकट्ठा करने का ये कितना बड़ा ऑपरेशन रहा होगा। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, ये जो बड़ी बड़ी इमारतें थीं, ये सिर्फ रहने या काम करने की जगहें नहीं थीं। नहीं, ये ब्रिटिश हुकूमत की ताकत का खुला ऐलान थी। हर बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया था कि देखने वाले के दिमाग में अंग्रेजों की सुपीरियॉरिटी और उनके कभी न खत्म होने वाले राज का आइडिया बैठ जाए। और ये काम उन्होंने 3 खास आर्किटेक्चरल स्टाइल से किया। पहला, नियो क्लासिकल, जैसा बम्बई के टाउन हॉल में दिखता है,
बड़े बड़े पिलर्स वाला स्टाइल। दूसरा नियो गोथिक, जैसे बम्बई यूनिवर्सिटी, जिसमें ऊंची ऊंची छतें और नुकीले मेहराब होते हैं। और तीसरा इंडो सारासेनिक, जिसमें इंडियन और यूरोपियन स्टाइल का एक मिक्सचर था, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है गेटवे ऑफ इंडिया। अच्छा, इमारतों और नक्शों से हटकर अब देखते हैं कि इन नए शहरों में आम लोगों की जिंदगी कैसी चल रही थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां कुछ लोगों के लिए नए मौके थे, तो वहीं बहुत बड़ी आबादी के लिए गहरी नाइंसाफी भी थी। इन शहरों में जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज थी। सड़कों पर आपको ट्रेनें, बसें, घोड़ा गाड़ियां सब दिखती थीं। क्लर्क, टीचर, डॉक्टर, मतलब एक नया मिडिल क्लास पैदा हो रहा था। एंटरटेनमेंट के लिए पार्क, थिएटर, सिनेमा जैसी नई जगह खुल रही थीं। और तो और महिलाओं को भी घर से बाहर निकलकर पब्लिक लाइफ में आने के कुछ मौके मिल रहे थे। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। गांवों से आए लाखों मजदूर जो चौल जैसी तंग और भीड़-भाड़ वाली जगहों में रहने के लिए मजबूर थे। तो अब हम इस कहानी के आखिर में आ गए हैं। अब सवाल ये है कि उस दौर का असर, उसकी विरासत आज भी हमारे शहरों पर कितनी गहरी है। ये वो विरासत है जिसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूं कि हमारे आज के शहर अपनी उन कॉलोनियल जड़ों से कितना जुड़े हुए हैं, चाहे वो आज के सिविल लाइंस हों या पुराने रेलवे स्टेशन। क्या हम आज भी कहीं ना कहीं उसी नक्शे पर चल रहे हैं जो अंग्रेजों ने कभी बनाया था? इस बारे में सोचिएगा। चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि भारत के वो बड़े बड़े शहर जिन्हें आज हम मुंबई, कोलकाता या चेन्नई के नाम से जानते हैं, उनकी असल में शुरुआत हुई कैसे। ये सिर्फ इमारतों और सड़कों की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है ताकत की, सोच की और एक बिल्कुल नए दौर के आगाज की। तो ये सवाल मन में आना लाजमी है कि भारत के ये शानदार आधुनिक शहर आखिर बने कैसे? क्या ये हमेशा से ऐसे ही थे? जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला है। ये कहानी एक पुरानी दुनिया के ढलने और एक ऐसी नई दुनिया के उदय की है जो जमीन से नहीं बल्कि समंदर की लहरों पर सवार होकर आई थी। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना बस ये एक बुनियादी फर्क समझना होगा। मुगलों की ताकत जमीन पर थी। उनके शहर थे दिल्ली और आगरा जैसे मजबूत किले। लेकिन जैसे ही यूरोपीय लोग आए, ताकत का पूरा केंद्र ही बदल गया। वो जमीन से खिसककर समंदर किनारे आ गया। अब नए शहर थे तटीय बंदरगाह, जो पूरी दुनिया के व्यापार से जुड़े थे। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था जिसने भारत का शहरी नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, पुरानी दुनिया का पतन। जैसे जैसे मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ता गया, उसके साथ साथ उसके आलीशान शहर भी अपनी रौनक होते चले गए। और यहीं से उस दौर की शुरुआत हुई जिसे इतिहासकार कहते हैं विशहरीकरण। तो ये विशहरीकरण है क्या चीज? देखिए, आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि जब अंग्रेजों जैसी नई ताकतों ने पुराने राजा नवाबों को हराया, तो उनकी राजधानियां और उनके शहर सब अपना महत्व खो बैठे। सारा का सारा व्यापार, नौकरियां, प्रशासन, सब कुछ नई जगहों पर शिफ्ट होने लगा और पुराने शहर मानो वक्त की धूल में खोते चले गए। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। सूरत, मछलीपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम, ढाका, ये वो शहर थे जो कभी व्यापार और कारीगरी का दिल हुआ करते थे। लेकिन 19वीं सदी आते आते ये गुमनामी के अंधेरे में चले गए। आलम ये था कि मुगलों की शानदार राजधानी दिल्ली, वो भी एक धूल भरा छोटा सा कस्बा बनकर रह गई थी। और ये आंकड़ा, ये इस पूरी गिरावट की कहानी बस एक नंबर में बता देता है। 20वीं सदी के शुरुआत में पूरे भारत में से सिर्फ 11% लोग ही शहरों में रहते थे। ये एक साफ इशारा था कि अब हिंदुस्तान का गुरुत्वाकर्षण केंद्र पूरी तरह से बदल चुका था। तो सवाल ये है कि अगर पुराने शहर वीरान हो रहे थे, तो फिर नए शहर कहाँ बस रहे थे? जवाब था समंदर के किनारे। अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में आ गए हैं, जहां मछली पकड़ने वाले मामूली से गांव हिंदुस्तान के नए पावर सेंटर बनने वाले थे। इसकी शुरुआत हुई व्यापार से। 16वीं और 17वीं सदी में अलग अलग यूरोपीय ताकतें भारत के तटों पर अपने ठिकाने बना रही थीं। पुर्तगालियों ने पणजी में, डचों ने मछलीपट्टनम में और फिर अंग्रेजों ने मद्रास और कलकत्ता में अपनी फैक्ट्रियां लगाईं। शुरू में तो ये सिर्फ सामान खरीदने बेचने की जगह थी, लेकिन बहुत जल्द ये इससे कहीं ज्यादा बनने वाली थीं। और हुआ भी वही। बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास, जिन्हें प्रेसिडेंसी शहर कहा जाने लगा, अब सिर्फ बंदरगाह नहीं रहे। ये ब्रिटिश भारत के प्रशासन, राजनीति और अर्थव्यवस्था का एक तरह से कहें तो नया नर्वस सिस्टम बन गए।
हिंदुस्तान का भविष्य अब यहीं से लिखा जा रहा था। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, अंग्रेजों का इन शहरों पर राज करने का तरीका बिल्कुल नया था। ये सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं था, ये जानकारी, आंकड़ों और प्लानिंग का खेल था। उन्होंने हुकूमत करने को भी जैसे एक साइंस बना दिया था। इस नई सोच का एक बड़ा मोड़ आया साल 1872 में, जब पहली बार पूरे भारत की जनगणना यानी सेंसस की कोशिश की गई। और 1881 से तो ये एक रेगुलर काम बन गया जो हर 10 साल में होता था। अचानक से भारत की करोड़ों की आबादी सिर्फ एक भीड़ नहीं रही, बल्कि ऐसे आंकड़े बन गए जिन्हें गिना जा सकता था, समझा जा सकता था और कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन आखिर ये सारे आंकड़े जमा क्यों किए जा रहे थे? असल में इसके 3 बड़े कारण थे। पहला, शहर की प्लानिंग के लिए, कहाँ सफाई की जरूरत है, पानी कहाँ पहुंचाना है। दूसरा, व्यापार पर नजर रखने के लिए। और तीसरा, जो सबसे अहम था, आबादी पर नियंत्रण रखने के लिए, ये जानना कि कौन कहाँ रहता है, क्या करता है, ताकि टैक्स वसूला जा सके और व्यवस्था बनी रहे। आंकड़ों और नक्शों के अलावा अंग्रेजों ने कंट्रोल के लिए एक और जबरदस्त हथियार का इस्तेमाल किया, और वो था शहर का डिजाइन। औपनिवेशिक शहर की बनावट सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं थी, ये लोगों को एक दूसरे से अलग करने के लिए भी बनाई गई थी। ये बंटवारा व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन की सोच में साफ झलकता था। व्हाइट टाउन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यूरोपियन शासकों के लिए थे, खुले खुले योजना से बने बड़े बड़े बंगलों और साफ सुथरी सिविल लाइंस के साथ। और दूसरी तरफ थे ब्लैक टाउन, यानी भारतीयों के इलाके, अक्सर भीड़-भाड़ वाले, बेतरतीब और जिन्हें गंदा और अनहेल्दी माना जाता था। ये नस्लीय भेदभाव मानो पत्थर में तराश दिया गया था। और इस बंटवारे को और पक्का किया गया आर्किटेक्चर से। पहली स्टाइल थी नियो क्लासिकल, जो पुराने ग्रीस और रोम की इमारतों से प्रेरित थी। इसके बड़े बड़े खंभे और सधा हुआ डिजाइन शाही ताकत और अनुशासन का प्रतीक था, जैसे बॉम्बे का टाउन हॉल। दूसरी स्टाइल थी नियो गॉथिक। इसमें मध्ययुगीन यूरोप के चर्चों की तरह ऊंची ऊंची छतें, नुकीले मेहराब और बारीक कारीगरी होती थी। बॉम्बे यूनिवर्सिटी और हाई कोर्ट जैसी इमारतें इस स्टाइल में इसलिए बनाई गईं ताकि देखने वालों पर सत्ता का रौब और भव्यता का गहरा असर पड़े। और तीसरी और शायद सबसे दिलचस्प स्टाइल थी इंडो सार्सेनिक। ये यूरोपियन और भारतीय, खासकर मुगल आर्किटेक्चर का एक फ्यूजन था। इसमें गुंबद, छतरी और जाली जैसे भारतीय डिजाइन को यूरोपियन ढांचे में फिट किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये स्टाइल असल में ये जताने की एक कोशिश थी कि अंग्रेज ही भारत के असली जायज शासक हैं। अच्छा, इन भव्य इमारतों और बटे हुए शहरों के बीच एक नया समाज भी तो सांस ले रहा था। औपनिवेशिक शहर उम्मीदों और मुश्किलों दोनों की जमीन थे। यहाँ लोगों की जिंदगी ऐसे बदल रही थी जैसे पहले कभी सोची भी नहीं गई थी। सोचिए जरा, इन शहरों ने संभावनाओं का एक नया आसमान ही खोल दिया था। क्लर्क, टीचर, वकील, डॉक्टर जैसे पढ़े लिखे लोगों का एक नया मिडिल क्लास तैयार हो रहा था। पार्क, थिएटर, सिनेमा हॉल जैसे पब्लिक स्पेस बन रहे थे। ट्रेन और बसेस सफर को आसान बना रही थी। यहाँ तक कि महिलाओं को भी घर की दहलीज लांघकर टीचर, राइटर और एक्ट्रेस जैसी नई भूमिकाओं में आने का मौका मिल रहा था। लेकिन इस शहर का अनुभव हर किसी के लिए एक जैसा नहीं था। जहाँ एक तरफ मिडिल क्लास की महिलाएं पढ़ लिख कर पत्रिकाओं में अपनी बात रख रही थीं, वहीं दूसरी ओर गांवों से काम की तलाश में आए मजदूरों की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। वे चाल जैसी तंग और असुरक्षित जगहों पर रहते थे और अपनी संस्कृति को तमाशा जैसे लोक नाट्य के जरिए जिंदा रखे हुए थे। और इस औपनिवेशिक अलगाव का सबसे बड़ा उदाहरण शायद हिल स्टेशन थे। शिमला, दार्जिलिंग, ये जगहें सिर्फ गर्मियों से राहत पाने के लिए नहीं थीं। इन्हें इंग्लैंड की एक छोटी कॉपी की तरह बनाया गया था, जहां अंग्रेज भारत की धूल और भीड़ से दूर एक अलग थलग यूरोपियन जिंदगी जी सकें। तो आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही चीज पर आकर टिकती है। ये शहर सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, ये ताकत के जीते जागते प्रतीक थे। इनकी आलीशान इमारतें, इनकी योजनाबद्ध सड़कें, इनका बंटवारा, हर एक चीज को ब्रिटिश साम्राज्य की शान और ताकत का पूरी दुनिया के सामने ढिंडोरा पीटने के लिए ही डिजाइन किया गया था। और यही बात हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आती है। जब हम आज अपने शहरों को देखते हैं तो उस औपनिवेशिक शहर की कौन सी विरासत हमारे साथ है? क्या वो सिर्फ पुरानी इमारतें हैं या अमीर और गरीब के बीच का वो बंटवारा भी है?
या फिर वो मौके हैं जो आज भी लोगों को इन शहरों की तरफ खींच लाते हैं। इतिहास कभी मरता नहीं है, वो बस हमारे आसपास की दुनिया में जिंदा रहता है। इस पर सोचना तो बनता है।